अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज किस तरीके से सॉल्व होनी है ये आज के हमने लेक्चर के अंदर देखना है। अगर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएँ तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। सबसे पहला अगर MCQs हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल नीचे उसने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी है। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। इन चार ऑप्शन में से जो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा वो है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि सिंपल पेंडुलम जो है वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो एक जैसी ही मोशन करता है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड दोनों साइडों पे एक जैसा रहता है। इस वजह से जो सिंपल पेंडुलम की मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसके अलावा जो दूसरी इसमें दी है सीलिंग फ़ैन की, ये जो है आपके पास जो रोटेटरी मोशन की एग्जांपल आ जाती है। स्पिनिंग मोशन की एग्जांपल जो है सी वाला आंसर आपका, और बाउंसिंग बॉल की ये आम सिंपल जो है रैंडम मोशन की एग्जांपल आ जाएगी। तो फर्स्ट वन का जो आपका आंसर है वो ए है, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकंड जो है इसके अंदर, इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, द पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन विल बी। अगर हम जो है मैस को बढ़ा दें, 3 गुना ज़्यादा कर दें, जो बॉब आपके पास है सिंपल पेंडुलम की बॉब, उसका मैस अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड के अंदर क्या चेंज आएगा। ऑप्शन में आपको दिया गया है बाय इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 2, remain the same, b decreased by factor of 2, b decreased by a factor of 4। तो बेटा इसका आंसर आएगा remain the same। सेकेंड MCQs का आंसर बी ऑप्शन है, रिमेन द सेम, क्योंकि सिंपल पेंडुलम जो है वो उसका जो मैस से टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है, मैस का टाइम पीरियड के साथ कोई तल्लुक नहीं। अगर आप सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला जानते हैं तो आपको पता होगा वो है T=2 पाई L/G अंडर रूट। तो इसमें मैस का ऑप्शन ही नहीं है, मैस आता ही नहीं है, तो मैस को आप बढ़ाएं या कम करें, उसका जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी डिवाइस जो है, जो हम या कौन सा जो ऑपरेटर्स है जो यूज़ करते हुए हम ट्रांसफ़र वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिया गया है ए अ स्ट्रिंग, अ रिपल टैंक, अ हेलिकल स्प्रिंग स्लंकी, अ ट्यूनिंग फोर्क। तो बेटा इसका आंसर सी आएगा, अ हेलिकल स्प्रिंग। जैसे आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स दोनों की जो डायग्राम्स देखी थी तो उसमें हमने स्लंकी जो हेलिकल स्प्रिंग है आपका उसी को यूज़ किया था, उसकी मदद से हमने दोनों टाइप्स की वेव्स जो हैं वो डिस्कस की थी, ट्रांसफ़र वेव्स भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी। तो आपके पास थर्ड जो आपका MCQs है उसका आंसर क्या है, सी, अ हेलिकल स्प्रिंग। फोर वाला MCQs है वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। अब वेव ट्रांसफ़र एनर्जी ये टॉपिक भी हमने देखा था, वेव्स एज एनर्जी कैरियर। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा 4 वाले MCQs का वो आपका ए ऑप्शन होगा, एनर्जी। क्योंकि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और वेव्स अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेगी, बल्कि एनर्जी जो है वो वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। तो इस 4 वाले का आपके पास आंसर जो है वो ए आएगा, वेव ट्रांसफ़र एनर्जी। नेक्स्ट 5 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। इनमें से किस मेथड से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपने 9th में देखा था कि कंडक्शन की मदद से भी एनर्जी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेडिएशन की मदद से भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, और आप इस जो है हमने चैप्टर नंबर 10 जो है आपका 10th क्लास का, इसमें देखा था कि वेव की मदद से भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके आंसर में फिर ये
जो है ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आएगा। तो पाँचवें का जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव, मोशन, इन सब की मदद से जो है हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए इसके आंसर में हम ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। सिक्स वाला ऑप्शन जो है इसको अगर हम देखें, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। वैक्यूम के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी क्या हो, सेम हो गया, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। तो बेटा इसका आंसर आपके पास स्पीड आएगा। वैक्यूम के अंदर तमाम वेव्स की स्पीड एक जैसी होगी। तो आपका जो एमसीक्यूज नंबर 6 है इसका आंसर ए आएगा। एमसीक्यूज नंबर 7, अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर working at a frequency of 30 Hz produced 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of wave is, हमने velocity of wave बताना है जबकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़ है, नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो 25 हैं और टोटल डिस्टेंस जो वेव ने ट्रैवल करना है वो 50 है। इसका बेटा जो ऑप्शन है 53 सेंटीमीटर पर सेकंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, 75 मीटर पर सेकंड, 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर 60 सेंटीमीटर जो है उसकी पर सेकंड वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट जो है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, कि वेव की कौन सी खसूसियात बाकी सब जो है प्रॉपर्टीज़ उनसे अलहदा है या उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। तो इनमें एम्पलीट्यूड वो वाहद खसूसियत है जो इन तीनों में से किसी के साथ जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आपस में v इक्वल टू एफ लैम्डा के साथ जो है एक दूसरे के वो रिलेट हैं। v आपकी स्पीड आ जाती है, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपकी वेवलेंथ है, जबकि एम्पलीट्यूड का इनका आपस में तल्लक नहीं है। नाइन्थ जो एमसीक्यूज है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ या लैम्डा ऑफ अ वेव इज़, आपने जैसे इक्वेशन देखी थी v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसका जो आंसर आएगा वो बी वाला है, v इक्वल टू एफ लैम्डा या एफ लैम्डा इक्वल टू v, इन्होंने इधर चेंज करके लिखा हुआ है, तो बी वाला इसका जो है वो आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है अच्छा ये बच्चे शायद इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, ये जो एमसीक्यूज़ नंबर 7 है तो वो मुझे याद नहीं रहा आपको एक्सप्लेन करने का, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एमसीक्यूज़ 7 है, अ लार्ज रिपर टैंक विद द वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज़ प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेकेंड। एक वाइब्रेटर के अंदर वेव्स पैदा हो रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज़, जो कि कंप्लीट वेव पैदा करती हैं 25 और डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर का। द वैल्यू ऑफ वेव, अब हमने यहाँ से जो है वेवलेंथ पहले निकालेंगे, तो वेवलेंथ आपकी आएगी डिस्टेंस ओवर नंबर ऑफ साइकिल। तो एक डिस्टेंस आपके पास 50 सेंटीमीटर है, कंप्लीट वेव जो है 25 है, तो 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो एक वेव की वेवलेंथ निकल आएगी। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 50, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 25, वेवलेंथ, एक वेव की जो लेंथ होगी उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो एक वेव का डिस्टेंस जो है वो हम टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ वेव पे जब डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 25 तो 1 वेवलेंथ आएगी और वो आएगी 2। जब फिर हम उस रिलेशन में जो v इक्वल टू एफ लैम्डा में इसको पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी 30 है, लैम्डा हमारे पास 2 आया है, तो f इंटू लैम्डा 30 इंटू 2, तो आपके पास 60 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी आएगी। बेटा ये थे एमसीक्यूज़, इनके आंसर एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर है ए, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकंड वाले का आंसर है बी, रिमेन द सेम, कि इंडिपेंडेंट होता है जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो इंडिपेंडेंट ऑफ बॉब्स मैस। थर्ड वाले का बेटा आपके पास सी आंसर है, अ हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग दोनों टाइप्स की वेव्स पैदा कर सकता है, और ट्रांसफ़र वेव्स भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी। वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, चौथे वाले का आंसर ए है कि वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी। पाँचवें वाले का आंसर बेटा ऑल ऑफ दीज है, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन।
छवें का आंसर आपके पास, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड। वैक्यूम के अंदर तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड एक जैसी होती है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास ए आ जाएगा। सातवें वाले का आंसर जैसे अभी मैंने आपको दोबारा समझाया कि ये 60 सेंटीमीटर पर सेकंड है। आठवें का आंसर आपके पास आएगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डिपेंड करती हैं। एम्पलीट्यूड किसी के ऊपर भी इनमें से डिपेंड नहीं करता। और जो नौवें वाले का है उसका आंसर आपके पास आएगा बी वाला आपका v इक्वल टू एफ लेमडा। तो बेटा ये थे आपके चैप्टर नंबर 10 के MCQs। अब हम जो है इसके रिव्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो है इस पार्ट के अंदर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि पेज नंबर 5 के ऊपर है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो फीचर्स आपने डिस्कस किए थे, फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही इसकी नेसेसरी कंडीशंस बन जाएंगी और उसी से आप जो है वो उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है 10.1, इसका आंसर पेज नंबर 5 और 6 के ऊपर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसके जो नीचे फीचर्स दिए हुए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के पेज नंबर 5 और 6 पर, वो आप इधर उसको मेंशन करेंगे। थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ डेली लाइफ के अंदर आप एग्जांपल्स जो हैं उनको सोचें। सबसे पहले आपका पेंडुलम क्लॉक आ जाएगा, फिर आपका एयर ड्रम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप वेब की एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो कोई से 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो आपने इसमें कोट कर देनी है। 10.3 क्वेश्चन व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। बेटा इसमें आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन जो है, जो पेज नंबर 6 और 7 के ऊपर इसका आंसर है, वो लिख देना है। पेज नंबर 6 की एंड वाली जो डेड लाइन और पेज नंबर 7 की स्टार्ट में जो डेड लाइन है उसके अंदर जो है ये जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, हो डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, वहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से बेटा आपने देखना है जो लास्ट वाली लाइन है, द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी of the system as time passes and the motion is said to be damped. This damping progressively reduce the amplitude of vibration of motion। आगे आप डायग्राम बना देंगे कि डैम्पिंग सिस्टम की जो है कैसे वो जो है ऑसिलेशन जो है उसके टाइम के साथ साथ इसकी वाइब्रेशन को कम से कम करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो ये शॉक अब्जॉर्बर की एग्जांपल भी साथ उसके वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेटा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10.4, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, एलेबरेट डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो बेटा इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 8 के ऊपर है। उससे ऊपर जो है आपने वेव की डेफिनेशन जो है, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू द अदर पार्ट ऑफ द मीडियम, जो डेफिनेशन पेज नंबर 8 के ऊपर है ये। और इसके बाद जो डिफरेंस मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, ये आपने लाइन लगा कर लिखना है। दोनों की आप डेफिनेशंस लिखेंगे और नीचे उनकी एग्जांपल्स दे देंगे। जैसे कि अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास जो है वाटर वेव्स आ जाती हैं और उसके बाद साउंड आ जाती है। और अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो इसमें आपके पास रेडियो वेव्स, एक्स रेज। तो इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आपने लाइन लगा कर अलग अलग लिख देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10.4 का आंसर पेज नंबर 8 पे आपको मिलेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफ़र वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल। तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की और ट्रांसफ़र वेव्स की आपने डेफिनेशंस और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो आपने लाइन लगा के लिखना है। ये आपको इसका आंसर पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर मिलेगा। डेफिनेशन लिख देंगे, एक में आप बता देंगे कि वेव पार्टिकल जो है परिपेंडिकुलर मूव करते हैं वेव्स मोशन के, और दूसरे में आप लिख देंगे कि ये अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन करते हैं, और साथ में आप इसकी 3 से 4 एग्जांपल्स जो हैं वो मेंशन कर देंगे। तो पेज नंबर जो
आपका क्वेश्चन नंबर 10.5 है, ये पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर है। क्वेश्चन 10.6 आपको जो है नोट्स की फॉर्म के अंदर जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे साथ उसके, ये भी मैं वहाँ पर मेंशन कर दूँगा। क्वेश्चन जो है 10.7 डिराइव अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव, राइट अ फार्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। इसके साथ ये क्वेश्चन भी आ सकता है 10.7 का कि डिराइव वेव इक्वेशन। तो बेटा इसका जो आंसर है वेव इक्वेशन वाला या रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, पेज नंबर 11 के ऊपर जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी एक लेक्चर के अंदर, तो वो यहाँ पर आप वही करेंगे। पेज नंबर 11 के ऊपर जो है आपका इसका आंसर 10.7 का पेज नंबर 11 के ऊपर आंसर मिलेगा आपको। 10.8 वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो बेटा इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर जो 10.8 है, इसमें आपने जो टॉपिक है वेव्स एज एनर्जी कैरियर, उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो पेज नंबर 10 के ऊपर, वहाँ से इसका आंसर आपने यहाँ पर कोट करना है। 10.9 एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स विद द रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। तो रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट को ज़हन में रखते हुए उसकी मदद से आपने वेव की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, इनको आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जब हम ये टॉपिक भी पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये आपको क्वेश्चन दिखाया था। तो बेटा इसी क्वेश्चन को आपने जो है पेज नंबर जो 12, 13 और 14 पर है वहाँ करना है। जैसे मैंने आपको बार बार लेक्चर के दौरान भी बताया था कि इसने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट कहा है, तो यहाँ पर आप रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शंस नहीं लिखेंगे। जहाँ से ये डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं वहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन जो है एक की ऊपर है और एक की उसके नीचे है। तो वहाँ से आपने जो है ये एक्सप्लेनेशन पेज नंबर जो है 12, 13 और 14 से इसको करना है। 10.10 डज increasing the frequency of wave also increase its wavelength? If not, how are these quantities related? क्वेश्चन है कि अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया जाए क्या वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी? अगर नहीं तो ये क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं? बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें दोबारा से, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो वेवलेंथ बढ़ेगी, अगर नहीं तो इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? अगर आपको याद हो हमने वेव इक्वेशन जो अभी ऊपर भी डिस्कस की, लास्ट एमसीक्यूज़ में भी था आपके पास। अगर मैं लास्ट एमसीक्यूज़ ही आपको दिखा दूं, ये 20 का आंसर था v इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक ही साइड पे हैं। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरा फिर कम होगा। रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ जो है वो कम होगी। तो इसके आंसर में बेटा आप लिखेंगे No, increasing the frequency of wave does not increase its wavelength because wavelength and frequency are reciprocal to each other। आप इसका ये लिखेंगे कि इनके दरमियान जो रिलेशन है, ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए एक को बढ़ाने से दूसरी नहीं बढ़ेगी। तो इसके आंसर को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से सुन लें और इसको लिख लें। No, by increasing the frequency of wave, its wavelength does not increase because wavelength and frequency are reciprocal to each other। या अगर आप रेसिप्रोकल नहीं लिखना चाहते तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए, साथ आप नीचे इक्वेशन मेंशन कर दें, एज वी नो इन वेव इक्वेशन v इक्वल टू एफ लेमडा। इसका आंसर फिर से बोल देता हूँ, बाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, नो बाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ वेव डज नॉट इंक्रीज बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो बेटा ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। अब अगर कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया तो मैं पेज नंबर दोबारा बोल देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी रहे। आपका जो क्वेश्चन है 10.1, इसका आंसर पेज नंबर 5 और 6 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 10.2, ये डेली लाइफ जो है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, 2-3 एग्जांपल आपने कोट करनी है। आपको ये एग्जांपल पेज नंबर 2, 3 और 4 से मिल जाएंगी। सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक है, आपका मास स्प्रिंग सिस्टम है,
इसके बाद आपका एयर ड्रम है। तो ये इस तरीके से आपने जो है 4-5 एग्जांपल्स ढूंढ लेनी है। What are damped oscillation? How damping progressively reduce the amplitude of oscillation? इसमें का आंसर आपको पेज नंबर 6 और 7 पे मिलेगा। क्वेश्चन जो आपका 10.4 है इसका आंसर आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10.5 जो है इसका आंसर आपको पेज नंबर 9 और 10 पे मिलेगा। 10.6 हम अभी नहीं कर रहे, इसको बाद में आपको करवाया जाएगा। 10.7 जो है इसका आंसर आपको पेज नंबर 11 के ऊपर मिलेगा। 10.8 जो है इसका आंसर आपको पेज नंबर 10 के ऊपर मिलेगा। और जो आपका क्वेश्चन है 10.9 इसका आंसर 12, 13 और 14 पेज के ऊपर है। और लास्ट वाले का आंसर जो है वो मैंने अभी आपको जो है वर्बली बता दिया है। अब इन क्वेश्चंस में से जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपको आते हैं वो 10.7 और 10.9 ये जो है तकरीबन हर साल इनमें से एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ जाता है और शायद दूसरा क्वेश्चन सेकंड टाइम आ जाता है, या कभी कभार एक ही क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड टाइम रिपीट हो जाते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से करना है इन दोनों को। बाकी भी क्वेश्चन आपने सारे करने हैं लेकिन ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे तरीके से करेंगे। कल को हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे इस चैप्टर के करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।